इतिहास में ना कुछ साल ऐसे होते हैं जो आने वाले कल की पूरी दिशा ही तय कर देते हैं और भारत के लिए 1926 एक ऐसा ही साल था। तो चलिए देखते हैं कि इस एक साल में वो कौन से बड़े बड़े मोड़ आए जिन्होंने हमारी कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए 1926 वो साल था जब एक तरफ आज़ादी की लड़ाई और तेज हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ नए नए कानून और सामाजिक संस्थाएं भी बन रही थी। ये सच में वह वर्ष था जब भारत के भविष्य की नींव रखी जा रही थी। आप समझ सकते हैं कि ये भविष्य की वो ईंटें थी जिन्हें एक एक करके बहुत सोच समझ कर रखा जा रहा था। चलिए देखते हैं कि इस साल को क्या बातें इतनी खास बनाती हैं। तो इस पूरे सफर को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले 1926 एक निर्णायक वर्ष क्यों है। फिर हम उस साल हुए प्रारंभिक संगठनात्मक बदलावों को जानेंगे। इसके बाद संस्थागत और सामाजिक नींव कैसे बनी ये देखेंगे। फिर बात होगी राष्ट्रवादी गतिविधियों के विस्तार की और आखिर में हम वैचारिक और राजनीतिक टकरावों पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। 1926 एक निर्णायक वर्ष। ये वो पल थे जिन्होंने हमारे आज के भारत को आकार दिया। अब देखिए, इस साल की शुरुआत ही बहुत बड़े प्रारंभिक संगठनात्मक बदलावों से हुई। एक तरफ जहां सरकार नए कानून ला रही थी तो वहीं दूसरी तरफ देश का युवा आंदोलन के लिए एक नई राह तैयार कर रहा था। तो सबसे पहला और बड़ा कदम उठाया गया कामगारों के अधिकारों को लेकर। मार्च 1926 में भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 पारित किया गया। भारत में ट्रेड यूनियनों से संबंधित ये अधिनियम नियोक्ताओं और कामगारों के बीच विवादों तथा श्रम स्थितियों को विनियमित करने के लिए लाया गया था। ये एक ऐतिहासिक पल था क्योंकि इसने पहली बार मजदूर संघों को एक कानूनी पहचान दी, जिससे उन्हें एकजुट होकर अपनी बात रखने की ताकत मिली। और देखिए, ठीक उसी महीने क्रांति की एक बिल्कुल नई आवाज उठी। मार्च 1926 में सरदार भगत सिंह द्वारा पंजाब में युवाओं, किसानों और मजदूरों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ राजनीतिक रूप से जागरूक और संगठित करने के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की गई। इसका मकसद सिर्फ विरोध करना नहीं था, बल्कि देश के हर तबके को एक साथ लाकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक मजबूत राजनीतिक ताकत तैयार करना था। और फिर आया अप्रैल का महीना, जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत का एक नया चेहरा सामने आया। 3 अप्रैल 1926 को लॉर्ड इरविन यानी एडवर्ड फ्रेडरिक लिंडले वुड ने ब्रिटिश भारत के वायसराय के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया। और आपको बता दें कि आने वाले सालों में हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के कई अहम फैसले और टकराव इन्हीं के कार्यकाल में होने वाले थे। अब देखिए, एक तरफ जहां राजनीतिक बदलाव हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ 1926 में संस्थागत और सामाजिक नींव भी रखी जा रही थी। चलिए समझते हैं कि कैसे प्रशासन और समाज सुधार की बुनियाद तैयार हुई। जैसे जैसे साल खत्म हो रहा था, भारत में महिलाओं के अधिकारों को लेकर एक बहुत ही बड़ी एक ऐतिहासिक पहल हुई। सितंबर से दिसंबर 1926 के बीच मार्गरेट ई कजिन्स की अपील पर महिला शिक्षा पर विचार विमर्श करने के लिए देश भर में 22 विभिन्न स्थानों पर महिलाओं के घटक सम्मेलन आयोजित किए गए, जिसने आगे चलकर AIWC की नींव रखी। और यही पहल आगे चलकर भारत के सबसे बड़े महिला संगठनों में से एक अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आधार बनी। फिर आई 1 अक्टूबर की तारीख, जिस दिन एक ऐसी संस्था बनी जो आज भी हमारे देश की प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। 1 अक्टूबर 1926 को 1924 के ली कमीशन की सिफारिशों का पालन करते हुए भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष सर रॉस बारकर नियुक्त हुए। इसका सीधा सा मकसद था सरकारी नौकरियों के लिए एक निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया बनाना, जो आज़ाद भारत के लिए एक बहुत मजबूत आधार साबित हुआ। तो याद रखने वाली बात क्या है? परीक्षा के नजरिए से ये 3 पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में हुई, ये ली कमीशन की सिफारिश पर स्थापित हुआ और इसके पहले अध्यक्ष थे सर रॉस बारकर। चलिए अब जरा जमीनी हकीकत पर नजर डालते हैं। साल 1926 में राष्ट्रवादी गतिविधियों का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा था और स्वतंत्रता आंदोलन का जो संगठनात्मक आधार था उसे और भी मजबूत किया जा रहा था। अक्टूबर आते आते स्वदेशी आंदोलन को एक नई जान मिली। 13 से 15 अक्टूबर 1926 के दौरान हिंदुस्तानी सेवा दल की कर्नाटका शाखा की बैठक हुबली में हुई। श्री होस्कोप्पा कृष्णराव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 72 दिनों में 40,000 रुपए की खादी बेचने का प्रस्ताव पारित किया गया।
अब ये सिर्फ कपड़ा बेचना नहीं था, ये तो गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन को ताकत देने और आर्थिक आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा प्रतीक था। और जानते हैं, इसी सेवा दल ने अपनी पूरी की पूरी ताकत गुवाहाटी में लगा दी। पर सवाल है क्यों? क्योंकि मध्य नवंबर 1926 में आगामी असम कांग्रेस अधिवेशन के सुचारू संचालन के लिए हिंदुस्तानी सेवा दल ने अपनी स्वयंसेवक गतिविधियां गुवाहाटी में केंद्रित कर दी। सेवा दल के वॉलंटियर्स ये पक्का कर रहे थे कि देश के इतने बड़े राजनीतिक आयोजन में किसी भी तरह की कोई कमी ना रह जाए। कहते हैं ना, जहां बड़े बदलाव होते हैं वहां टकराव भी होते ही हैं। और साल का अंत आते आते ये वैचारिक और राजनीतिक टकराव अपने चरम पर था। ये दौर था कुछ बहुत ही गहन वैचारिक घटनाओं और ऐतिहासिक फैसलों का। और फिर 23 दिसंबर को दिल्ली में एक बहुत ही दुखद घटना हुई। महान आर्य समाजी सन्यासी, स्वतंत्रता सेनानी, शुद्धि आंदोलन के प्रणेता और गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक स्वामी श्रद्धानंद की दिल्ली में 23 दिसंबर 1926 को अब्दुल रशीद द्वारा हत्या कर दी गई। वे शुद्धि आंदोलन चला रहे थे, जिसका मकसद धर्म बदल चुके लोगों को वापस हिंदू धर्म में लाना था। इस हत्या ने उस समय के सांप्रदायिक तनाव को और भी ज्यादा गहरा कर दिया था। अब हम आ गए हैं साल के बिल्कुल आखिर में, जहां देश की राजनीति एक बहुत अहम मोड़ पर खड़ी थी। दिसंबर 1926 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 41वां अधिवेशन असम के गुवाहाटी में हुआ, जिसकी अध्यक्षता एस श्रीनिवास अय्यंगर ने की। और इस अधिवेशन में एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया जाना था। और वो बड़ा फैसला क्या था? वो फैसला था कि सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। ये सिर्फ कपड़े का नियम नहीं था, ये तो ब्रिटिश मिलों का बहिष्कार, स्वदेशी को बढ़ावा और देश के आम इंसान से जुड़ने का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक बन गया था। इससे आगे के इतिहास को हम स्टडी फोरकास्ट के वीडियो के अगले भाग में और भी रोचक तरीके से पढ़ेंगे।